प्यारे बच्चों, आइए आज हम अध्ययन करते हैं भाषा, व्याकरण और लिपि का। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को पढ़कर या सुनकर समझ सकते हैं। संसार में बहुत से जीव और प्राणी हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है और वो अपनी ही भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा को माध्यम बनाता है। वह भाषा के द्वारा ही अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। यहाँ देखिए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, श्रोतागण उसे सुनकर समझ रहे हैं। माता फ़ोन पर कुछ कह रही है, बेटी उसकी बात सुन रही है। तो ये भाषा का मौखिक रूप है जिसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या सुनकर समझ रहे हैं। यहाँ बेटे ने पिता को पत्र लिखा, पिता ने पत्र पढ़कर बेटे की बात को समझा। तो ये है भाषा का लिखित रूप। इसमें बेटे के द्वारा पत्र लिखा गया और पिताजी के द्वारा उसको पढ़कर समझा गया। तो ये है हमारी भाषा का लिखित रूप। लेकिन सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभिक दौर में मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों और इशारों का प्रयोग करता था। आज भी कई जगहों पर संकेतों का प्रयोग होता है, जैसे यातायात पुलिसकर्मी सड़क पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है और गार्ड हरी झंडी दिखाकर ट्रेन चालक को चलने का संकेत करता है। परंतु व्याकरण में संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि इनसे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इस भाषा को सीखने के लिए हमें किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती या हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह स्वाभाविक रूप से ही सीखी जा सकती है, जैसे वार्तालाप, दूरदर्शन, दूरभाष, वायरलेस आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा, जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष या सामने अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है और इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, पुस्तकें आदि इसी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब राष्ट्रभाषा के बारे में समझेंगे। राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और हमारी देवनागरी लिपि है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है या भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, बांग्ला की बांग्ला
और उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी, तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, रूसी की रूसी, चीनी की चीनी। व्याकरण ऐसा शास्त्र जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं, या हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद एवं शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार इस भाषा के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उसकी उत्पत्ति एवं बनावट आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इस भाग के अंतर्गत वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। बोली भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है। बोली देश के सीमित भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में ही प्रयोग होती है, या अन्य शब्दों में भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। कुछ बोलियां इस प्रकार हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि।